हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका। प्रधानमंत्री मोदी को आज बंगाल में 4 रैलियां करनी थी, लेकिन कोरोना पर उनकी बैठकों की वजह से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैली की। एक साथ मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और दक्षिणी कोलकाता के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के लिए सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। इस बार बंगाल बेहतर शासन के लिए वोट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने तोनाबाजी, सिंडिकेट, तस्करी और घुसपैठ को बंगाल का दुश्मन बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल का गौरव लौटाना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। बहनों, पश्चिम बंगाल के ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं है, बल्कि इन चुनावों में एक आकांक्षी, एस्पिरेशन, एक आशावादी पश्चिम बंगाल को उभरते देख रहा हूं। गांव हो या शहर, हर जगह बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर विकल्प के लिए एक तड़प देख रहा हूं। शांति, सुरक्षा और विकास की एक ललक बंगाल में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे शासन के लिए लालायित है जहां सरकार का हर विभाग ईमानदारी से अपना काम करे, अपना दायित्व निभाए। प्रधानमंत्री को यह वर्चुअल सभा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो कोरोना के हालात पर आज दिल्ली में कई अहम बैठकें कर रहे थे और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी देश के बड़े ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों के साथ। उन्हीं में से एक हैं नवीन जिंदल साहब, देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जिंदल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू सर। जो आपकी सर आज मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ, आपके अलावा कई और उसमें अग्रणी लोग थे, उसका थ्रस्ट और फोकस क्या था? उसमें क्या सुझाव दिए और क्या निर्णय हुए, अगर आप शेयर कर सकें। श्योर। तो सौरभ, आज जो मीटिंग हुई थी आज दोपहर को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, उसके अंदर सभी स्टील प्रोड्यूसर्स थे। उसके अंदर JSW सचिन जी थे, उसके अंदर स्टील अथॉरिटी की चेयरपर्सन थी सोमा मंडल जी, आर्सलोर मित्तल निप्पॉन स्टील के मिस्टर ओमन थे उसके अंदर, और टाटा स्टील के MD मिस्टर नरेंद्रन थे, मुकेश अंबानी जी भी थे उसके अंदर। तो जो बाकी जो ऑक्सीजन के निर्माता हैं वो सभी लोग थे और सभी ने जो है प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाया कि हम देश के अंदर ऑक्सीजन की हम कमी नहीं आने देंगे। अगर हमारे प्लांट की हमें प्रोडक्शन भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब जो लोग हम स्टील बनाने के बिजनेस में हैं, तो स्टील बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो अब जो है हम वो उस ऑक्सीजन को, और ज्यादातर जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में होती है, गैसियस ऑक्सीजन है, जबकि जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके लिए हमको लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन जो है कम बनती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास स्टोरेज के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन है और जितनी लिक्विड ऑक्सीजन मैक्सिमम बना सकते हैं, तो सभी ने विश्वास दिलाया कि हम सब जो है अपनी मैक्सिमाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन लिक्विड ऑक्सीजन की, और जहां जहां जरूरत है वहां जितने जितने टैंकर हमें उपलब्ध हो रहे हैं हम उनको जो है ऑक्सीजन भिजवा रहे हैं। इसके अंदर स्टील मिनिस्ट्री भी एक अहम भूमिका निभा रही है कि देख करके कौन कौन से स्टील प्लांट कहाँ कहाँ दे सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास के इलाकों के अंदर भी आप नहीं सुनेंगे कि उड़ीसा के अंदर कोई ऑक्सीजन की कमी है या छत्तीसगढ़ के अंदर कोई कमी है ऑक्सीजन की। तो हम अपने आसपास के इलाकों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। और अभी जो है दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद तेलंगाना के अंदर जहां जहां JSPL को जिम्मेदारी दी गई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भिजवाएं। इसमें जरूर टैंकरों की कमी महसूस हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे 2-3 दिन में जो है मुझे लगता है कि इसका असर दिखने लगेगा और जो ऑक्सीजन की जो एकदम जो आज कमी महसूस हो रही है वो कमी मुझे लगता है कि वो कम हो जाएगी। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो कमी महसूस की जा रही है, फिर भी नवीन जी ये बताया जा रहा है कि भारत देश में ऑल टुगेदर कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है।
शायद वो जिस जगह पर्याप्त मात्रा में मौजूद है या सरप्लस है वहां उसकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी बाकी जगहों पर जरूरत है। क्या आप ये बता सकते हैं हमको कि हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री और मेडिकल यूजेज के बीच में ये कैसे किया गया है और कितने अनुपात में है? देखिए, ये मेरे लिए कहना जो है ये मुझे इसका नहीं मालूम, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग तो ऑक्सीजन लगाते हैं स्टील बनाने के लिए जी। इस बिजनेस में नहीं है कि हम ऑक्सीजन को दूसरों को सप्लाई करें या दूसरों को बेचें। हम तो अपने स्टील बनाने के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन क्योंकि आज देश में ये आपदा है तो उसके लिए जो है JSPL ही नहीं, सभी कंपनियां जो है आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं अपना योगदान देने के लिए कि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए। तो इसलिए ये जो महामारी इतनी फैली और इतनी ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पड़ी, ये कोई एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक बहुत ही बड़ी चुनौती हमारे सामने आई है। तो उस चुनौती का कैसे हम सामना करें? तो जैसे आज मीटिंग के अंदर ये आया कि ट्रकों को जो है, जो टैंकर जो कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उनको एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाए और कोई भी उनको रास्ते में रोके ना, उनको जो है ताकि वो जल्दी पहुंचे, जल्दी अपनी ऑक्सीजन खाली करें और फिर वापस लौट करके आए ताकि दोबारा भर के दोबारा उसको भेज सकते हैं। तो इसमें बहुत से सभी लोग जो है इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और सौरभ जी जल्दी ही जो है ये स्थिति जो है मैं समझता हूँ कि बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जी, मैं आपकी बात समझा। आप कह रहे हैं कि आप जो भी ऑक्सीजन निर्माण करते हैं वो अपनी जरूरत के लिए, अपने प्लांट्स के लिए करते हैं। आप ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वो हम गैस के फॉर्म में करते हैं। अच्छा। तो गैस जो है और गैस पाइपलाइंस के द्वारा जो है हमारे प्लांट के अंदर यूज होती है, लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट करना है वो टैंकर में भेजना है, तो टैंकर के अंदर अगर हम गैस डालेंगे तो बहुत कम गैस आएगी। तो इसलिए जो है हम उसको लिक्विड फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में वो कहीं ज्यादा गैस आती है, 15 टन 20 टन भी गैस आ जाएगी। अगर हम गैस के रूप में डालेंगे तो 1 टन भी नहीं आएगी। तो इसलिए लेकिन लिक्विड बनाने की जो टेक्नोलॉजी है और जो क्षमता है, कुछ प्लांट होते हैं वो डिजाइन होते हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन ही बनाते हैं ज्यादा, लेकिन जैसे हमारे प्लांट है क्योंकि हमें लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो हम सिर्फ हमारे जो प्लांट है वो 95% वो बनाते हैं गैस की फॉर्म में जी। तो 5% ही केवल जो है हम मैक्सिमम हम लिक्विड की फॉर्म में बना सकते हैं। तो हम वही प्रयास कर रहे हैं कि उसको किस तरह से बढ़ाया जाए और जितने अभी तक तो हमारा कोई ऑक्सीजन का भंडार कोई खत्म नहीं हुआ है, जो ऑक्सीजन है हमारे पास, तो जितने भी टैंकर आ रहे हैं हम उसमें भर रहे हैं, उसको हम भिजवा रहे हैं। तो अभी जैसे हमने शुरुआत की थी अभी 3 दिन पहले करीब 100 टन प्रतिदिन के हिसाब से, अब करीब आज करीब 150 टन हुआ है, कल जो है 250 टन हो जाएगा। तो फिर 250-300 टन जो है, मैं अब सिर्फ बात कर रहा हूँ JSPL की जी। इसी तरह बाकी सभी कंपनियां कोई 300 टन देगी, कोई 500 टन देगी, कोई 700 टन देगी, कोई 100 टन देगी। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही जो है ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है हम कमी को पूरा कर पाएंगे। तो आप जितनी भी लिक्विड ऑक्सीजन बनाते हैं, आप कह रहे हैं आप उस कैपेसिटी को भी लगातार बढ़ाएंगे। ये नवीन जी और जानना चाहते हैं कि आप जैसे आपकी कंपनी है, आपको क्या कोई एरियाज दिए गए हैं या आप लोगों ने खुद निर्धारित किए हैं कि हम इस सेक्टर को ये ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, या कोई एजेंसी ऐसी है जो आपको बता रही है कि आप यहां भेजिए अपनी ऑक्सीजन? देखिए सौरभ जी, शुरुआत में तो जो हमको जानते हैं, जो हम तक पहुंच सके, उन्होंने हमको फोन कर दिया कि भाई यहाँ जरूरत है, तो हमने वहां पर भेजना शुरू कर दिया। और फिर लेकिन जी अब इतने जो है बहुत से जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी के जो है फोन आ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी जरूरत है, हमारे यहाँ बहुत से हम लोगों को जानते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में भेज दो। तो पहले तो हम भेज रहे थे, लेकिन अब जो है केंद्रीय सरकार जो है देख रही है कि किस जगह से कहाँ भेजना उचित रहेगा। सपोज हम भेज रहे हैं ऑक्सीजन 1500 किलोमीटर, और जबकि हमको भेजना चाहिए सपोज 500 किलोमीटर के दायरे में, और दिल्ली जो है कोई और भेज सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये सब जो है और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ताकि नजदीक से जो है ऑक्सीजन दी जा सके, ताकि ट्रकों का जो टर्न अराउंड टाइम है, टैंकर्स का टर्न अराउंड टाइम वो कम होगा। तो लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कुछ समय लगेगा। तो अब केंद्रीय सरकार जो है कोऑर्डिनेट कर रही है सबके एफर्ट्स को कि किस तरह से इसको सुचारू रूप से किया जाए। और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या वो अस्पतालों के और सरकार के होंगे या उसमें आपके अपने टैंकर्स भी होंगे? देखिए, हमारे कोई टैंकर्स नहीं है। हम जो है बाहर से ऑक्सीजन हम खरीदते भी हैं। हमें जो लिक्विड ऑक्सीजन, जब हम भी बाहर से ऑक्सीजन खरीदते हैं तो वो लिक्विड ऑक्सीजन खरीदते हैं। तो अब हमने जितनी भी ऑक्सीजन खरीदते थे हम लोग करीब 100 टन 150 टन रोज की,
वो सारी की सारी हमने जहां से खरीदते थे वहीं से हमने डाइवर्ट करनी शुरू कर दी कि चलो हम कोई बात नहीं, हम कम ऑक्सीजन से भी हम काम चला लेंगे, अपनी प्रोडक्शन को हम कम कर लेंगे, लेकिन अभी जान बचानी जरूरी है। तो वहीं से जो है उन्हीं टैंकर्स को सबको हमने डाइवर्ट कर दिया। और बाकी स्टील मिनिस्ट्री भी जो है बहुत से टैंकर्स को, सरकार भी, सभी राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार, मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीरता से और बहुत ही ईमानदारी के साथ इसमें काम कर रही हैं कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए। जिंदल साहब, आपकी कंपनी भारत की नहीं दुनिया की बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। हिंदुस्तान में आपके प्लांट्स जहां जहां भी हैं उनका कैचमेंट एरिया क्या है? मैं जानना चाहता हूं आप किन किन राज्यों को सप्लाई कर सकते हैं नीड पर? देखिए, सभी हमारे आसपास जैसे छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उड़ीसा के अंदर कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम हमारे अपने हॉस्पिटल्स भी हैं। हम अपने आसपास जितने इलाकों में, जैसे मैंने उड़ीसा का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, हम वहां पर भी उनको ऑक्सीजन उनको सप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा अब हमें स्टील मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश को दें, हम तेलंगाना को दें, उनको भी दे रहे हैं। लेकिन हमने बहुत से टैंकर्स जो है हमने दिल्ली की तरफ, मेदांता अस्पताल में, बत्रा अस्पताल में, जहां जहां से जो 2-3 दिन पहले बात हुई उनको हमने भेज दिए हैं। वो कल वहां पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसका सौरभ जी, इसमें क्योंकि पहली बार इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो हम भी सीख रहे हैं, हम सभी लोग सीख रहे हैं, सरकारें सीख रहे हैं कि इसको कैसे डील किया जाए। तो 2-3 दिन में अब काफी इसमें एफर्ट हो रहा है। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसके अंदर बहुत गंभीरता से उन्होंने इस मुद्दे को लिया जी, तो वो भी कर रहे हैं। केंद्रीय सरकारें, राज्य सरकारें, सभी लोग लगे हुए हैं कि इसको किस तरह से इस चुनौती का सामना किया जाए। जिंदल साहब, ये भी आपसे हम जानना चाहते हैं क्योंकि देश में पहली बार ऐसी आपदा आई और उसमें ऑक्सीजन की इतनी क्राइसिस हो गई। ये जो ऑक्सीजन का प्लांट होता है, ये इंस्टॉलेशन जो है ये कितनी बड़ी चीज है और एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाना ये कितना बड़ा काम होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितने, 2 टाइप के ऑक्सीजन प्लांट्स होते हैं। एक तो होता है वीपीएसए, और वो तो होता है, वो उसकी प्योरिटी जो है करीब होती है 93% की। दूसरे होते हैं क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट्स, उसमें जो प्योरिटी है वो होती है 99.9998%। तो जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो क्रायोजेनिक तरीके से बनती है, और जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहती है वो। तो इसलिए इस तरह का बड़ा प्लांट, जिस तरह हमारे यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, करीब 1200 टन के 2 प्लांट लगे हुए हैं हमारे पास, तो उस तरह का एक प्लांट लगाने के लिए करीब 300 से 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, और कम से कम 2 साल का उसके अंदर समय लगता है। तो इसलिए अगर उसमें आप लिक्विड ऑक्सीजन बढ़ाना चाहेंगे तो उसकी और इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ जाती है। तो इसलिए डिपेंड करता है कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगा रहे हैं। तो छोटा प्लांट जो है, कोई भी छोटा लगाएं चाहे बड़ा लगाएं, कम से कम जो है मैं समझता हूँ कि 2 साल या 2 साल से अधिक उसमें समय लगता है प्लांट को लगाने के लिए। जी, जिंदल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और आपकी इंडस्ट्री का योगदान जो है इस मौके पर बहुत काम आएगा और याद भी रखा जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सौरभ, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। शुक्रिया नवीन जी। थैंक यू। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।